3 लेडीज इसको बताते हैं ओवर फोन कि हम पेमा खांडू के घर में है, मीटिंग में है। और इन्होंने मुझे यहाँ तक बताया कि जब वो लोग वापस आते थे इतने बैग भर भर के पैसे लाते। इंसान की हत्या जो है पुराने दिनों में तलवार काट कर, गोली मार कर या चूरा बोप कर की जाती थी। आज के डेट में अगर आपको किसी को जीते जी बिना खून बहाए मारना हो ना, तो आप उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। टोको सीतल को बदनाम करने के लिए कितने पैसे में डील हुई और कितने पैसे आपको मिल गए? 5 लाख में। कितने पैसे मिले? ओनली 1 लाख, 1 लाख से मिले। अच्छा, फिर क्या बोल? बताना चाहूंगी, राजनीक साहब ने मुझे बोला, शीतल मैडम आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध यहाँ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और ये साजिश है कि आपको बदनाम किया जाए, आपको बदनाम किया जाए और आपकी छवि खराब की जाए। आपकी छवि खराब करने के बाद में आपको जो है टीम एएसी का जो आप नेतृत्व कर रही हो उसको मतलब फ्लॉप किया जाए। इसके लिए इन लोगों ने कुछ लड़कियों का, कुछ औरतों का इंतजाम किया है। तो कुछ लड़कियों का, कुछ औरतों का इंतजाम करके आपके खिलाफ में उनसे स्टेटमेंट दिलवाएंगे, बयानबाजी दिलवाएंगे, में उनसे कहलवाएंगे कि आपने देह व्यापार का धंधा रचाया है, वो भी अरुणाचल से लेकर मुंबई तक, बेंगलोर तक। तो कहाँ कहाँ आप लड़कियों को लेकर के सप्लाई करती थी, कैसे करती थी, ये सब बातें बोलने के लिए 10-12 लड़कियां तैयार हो गई हैं। और ये जो चाल जो अरुणाचल सरकार की तरफ से चली जा रही है, ये लिखा राजनीक साहब ने मुझे फ़ोन पे बताया था। जब उन्होंने बताया तो मैं मुस्कुराकर उसको बोली, देखिए राजनीक साहब, मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके वजह से मुझे घबराना पड़े या मुझे चिंता करना पड़े कि मैंने ऐसा गलत कर दिया तो आज मैं पकड़ी जाऊंगी या मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर वो लोग मिमिक्री आर्टिस्ट को लगा करके अगर मेरे पीछे में मेरे आवाज़ में आवाज़ निकाल के ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अगर वो लोग ऐसा कुछ बनाता है तो भी बनाने दीजिए। जब भी वो आईटी डिपार्टमेंट उसको जांच करेंगे, फोरेंसिक लैब में जांच होएगी तो पता चली जाएगा कि ये जो आवाज़ मेरे आवाज़ में बनाई गई है वो ओरिजिनल मेरी आवाज़ नहीं होगी और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे डरना पड़े। तो उस वक्त राजनीक साहब ने बोला था, मैंने उसको पूछा ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला? तो उसने मुझे बताया, तन्या ईसू नाम का एक व्यक्ति है, उसने मुझे ओवर टेलीफोनिक कॉल करके बताया कि राजनीक साहब टोको शीतल मैडम का अगेंस्ट में ये लोग ऐसा बड़ा साजिश रच रहा है। उसमें कुछ महिलाओं का नाम लिया और कुछ लोगों का नाम लिया। तो इसीलिए मैं आपको खबरदार करने के लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आपके इस मुहिम को सपोर्ट करता हूँ। मैं भी एक सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आप करप्शन के अगेंस्ट में लड़ाई कर रही हो तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए मैं आपको खबरदार करने के लिए, सावधान करने के लिए बता रहा हूँ, ये बोल के राजनीक साहब ने मुझे बोला था। उसके बाद में मुझे ये 21 सितंबर को राजनीक साहब और मेरी बातचीत होती है। उसके बाद में 30 सितंबर के रात को मुझे मेरे फ़ोन पर एक वीडियो मिलता है व्हाट्सएप पर। उस पर वो तन्या ईसू जी वीडियो में आते हैं और वो हमारे ही लोकल लैंग्वेज में कहता है, तुम इस संसार की सबसे नालायक, बदतमीज, बददिमाग, बेकार वाली औरत हो, मुझे तुम पर घिन आता है, थू है तुम पर, तेरा जैसा औरत को जेल में सरना चाहिए, तुम शर्म नहीं है, तुम मेरा बहन का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मेरा बीबी का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तेरा जैसा औरत, तुम धरती पर तुम एक बोझ है, तुम कलंकित औरत हो, तुमको हम नहीं छोड़ेगा, तुमको जेल में सरने तक, कीड़ा मकोड़ा काटने तक तुमको हम जेल में घुसाएगा, नहीं छोड़ेगा। तो कोशीतल, तुम मेरा बात सुन रही हो कि नहीं? इस तरह से करके तन्या ईसू ने मुझे एक वीडियो भेजा। उसके बाद में मैंने राजनीक साहब और मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो वाला कन्वर्सेशन मैंने ईसू जी को उनके व्हाट्सएप पर वापस भेजा, जिस नंबर से मुझे वीडियो आया था।
कि ये बातें ऑलरेडी राजनीक साहब मुझे बता चुकी हैं और मुझे खबर है कि आप लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। ये उनको समझाने के लिए बिना कुछ बोले राजनीक साहब हम दोनों का कन्वर्सेशन ऑडियो को मैंने उसको वापस भेजा। उसके बाद इसू जी ने मुझे जवाब दिया, ये सब से क्या होता है, ये सब से क्या फर्क पड़ता है, तुम आराम से रुको ना, तुमको हम छोड़ेगा तो तुम रुको ना, इस तरीके से बोल के उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि मेरे पास मेरा कोई भी नहीं है, मेरा ऊपर वाला मेरा खुदा है, मेरा जीसस यीशु मसीह, मेरा जीसस क्राइस्ट है, मेरा भगवान है। वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है कि मैंने अगर कोई गलत किया है तो ज़रूर उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है तो लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, परिणाम ज़रूर निकल के आएगा, सच्चाई ज़रूर सामने आएगा। ये मैं सोच कर दुआ करके मैं बैठ गई। उसके बाद फिर 3 तारीख को देखती हूँ APN लाइव 24 नाम का हमारा अरुणाचल में एक लोकल चैनल है, डिजिटल पोर्टल चैनल है। उस चैनल से एक लेडी आती है, महिला, वो कहती है कि मुझे तोको शीतल जी ने सेक्स बिजनेस में, सेक्स ट्रेड में मुझे धकेला था, मुझे अरुणाचल से मुंबई लेकर गए, मुंबई से बेंगलोर लेकर गए, उसने मुझे देह व्यापारी में धकेला और मैं उसके इस घिनौनी उसके कारनामे का मैं मतलब विक्टिम हूँ। इसीलिए शीतल जी ने मेरे साथ ये किया बोल के उस महिला ने, उस बहन ने एक APN लाइव 24 के माध्यम से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो उसके बाद में भी मैंने अपना पक्ष हमेशा क्लियर किया कि मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा भगवान गवाह है, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, ये गलत बात है। उसके बाद लोगों में बहुत हड़कंप मची। जैसे 3 तारीख को उस बहन जी का मीडिया स्टेटमेंट आता है तो 4 तारीख को अरुणाचल राज्य के सरकार के जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ से मुझे एक समन जारी किया जाता है कि आपके अगेंस्ट में चार्जेस है, आपको पुलिस स्टेशन में आना है, आकर के आपको स्टेटमेंट देना है, हम आपका स्टेटमेंट चाहते हैं। ये समन जारी किया गया तो उस समन को मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को जवाब दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं अपना ये मुहिम, अपना धरना ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही मैं अरुणाचल लौटूँगी। और अगर मेरे खिलाफ कोई भी ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई आपको करनी होगी, ज़रूर शौक़ से कीजिएगा, मैं ज़रूर साथ दूँगी। उसके बाद मैं अपना धरना कंटिन्यू कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। तो अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये अरे अचानक से इसको क्या हुआ, ये मैं आप लोगों को मेरे पेज पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे नहीं बल्कि फेसबुक पेज पे, मेरा फेसबुक अकाउंट का नाम है शीतल तोको। काइंडली प्लीज़, मैंने पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था मोबाइल साइलेंट करके रखिएगा बोल के, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसका नाम है शीतल तोको और जो मेरा फेसबुक पेज है उसका नाम है तोको शीतल। तो जो तोको शीतल वाला जो मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे मुझे मेरे मैसेंजर में 12 तारीख 12 नवंबर 12:06 PM को मुझे हाई मैसेज आता है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी, मैं पहले पढ़ लूँ। उसके बाद में ये मंडे का दिन, मंडे था ना, क्या था, नवंबर 12, फिर 12:43 PM को ये मुझे ऐसा लिखा हुआ आता है, हमको गुस्सा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, हमको गंगा में धुन के आया है वो भी मीना जो, प्लीज़ हमको गुस्सा मत करो, अच्छी लोग भी बहुत मारा है हमको, प्लीज़। तो मैंने उसको जवाब लिखा, आप कहाँ हैं अभी। उसके बाद उस बहन ने मुझे फिर मैंने बोला, हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है आपसे, अपनी अरुणाचली हिंदी में हमने उसको जवाब दिया। तो वो बहन बोली, मैं ईटानगर में है दीदी,
हम ईटानगर में है दीदी, मम्मी का घर में है। फिर हमने उसको बोला आप चिंता मत करो, हम समझ सकता है आपका मजबूरी को। ये मेरा जवाब था उनको। आप कॉल कीजिए हमको, हमने उसको बोला। तो वो बोली कि दीदी आपका नंबर नहीं है। तो हमने अपना नंबर टाइप करके उसको भेजा। उसके बाद में उन्होंने बोला हाँ दीदी, वो लोग मेरे मजबूरी को लगा के फ़ायदा हो रहा है, हमको पता है। तो हमने सिर्फ लिखा आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी को भी आपको कुछ भी बोलने नहीं देगा, आप हमको सिर्फ सच्चाई को बताओ। ये मैंने उसको लिखा। तो इन्होंने बोला ओके। उसके बाद जब मैंने नंबर सेंड किया तो मेरे नंबर पे इन्होंने कॉल किया। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेट वगैरह जो भी है स्क्रॉल करके देख सकते हो। ये हम दोनों का बीच का कन्वर्सेशन है, ये देखिएगा 12 नवंबर का है। तो इसके बाद जब इन्होंने मुझे कॉल किया, ज़रूरत पड़ी तो वो रिकॉर्डिंग भी मैं बाद में सार्वजनिक कर दूंगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है हमारी बीच में क्या बातचीत हुई। तो मैंने उसको बोला, वो रोने लगी फ़ोन पे, रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पाप हो गई है, मैंने आपके अगेंस्ट में उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया, मुझे लोगों ने उकसाया, लोगों ने बरगलाया, तो मैं मजबूर में थी, मेरा बच्चा बीमार था, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे ढूंढ ढूंढ कर मैं नंबर भी नहीं पहचानती थी। तो वो लोग आए, 3 महिला आए मेरे पास और लोगों ने मुझे उकसाया, बोला कि आपके अगेंस्ट में, तोको शीतल के अगेंस्ट में तुमको एक झूठा कहानी का तुमको बयान देना है कि तोको शीतल ने सेक्स का बिजनेस ऑपरेट किया था और उस सेक्स के बिजनेस में तुम एक विक्टिम हो, ये तुमको बोलना है। इसके लिए हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे और अभी तुमको टोकन मनी 1 लाख दे रहे हैं, 4 लाख रुपया तुमको काम होने के बाद हम देंगे, मीडिया में स्टेटमेंट देने के बाद देंगे, ये बोल करके मुझसे काम करवाया। अब मुझसे ये बोझ और सहा नहीं जाता है, मुझे 5 लाख भी नहीं चाहिए और 10 लाख भी देंगे तो भी नहीं चाहिए दीदी, प्लीज़ मुझे एक बार मीडिया में आके बात को क्लियर करना है। इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मैं इस बोझ को लेके मरना नहीं चाहती हूँ। उस बहन ने मुझे फ़ोन पे ये सब कहा। तो मैंने उसको कहा अगर ऐसी बात है तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं अपने भैया को तुम्हारे पास, भाई को भेज रही हूँ, वो तुम्हारे पास पहुँचेगा, देखेगा तुम सही हो कि गलत हो, फिर तुम मेरे पास यहाँ दिल्ली आओ, तुम दिल्ली आओ और यहाँ बैठकर सबके सामने मीडिया में तुम सच्चाई को तुम खुद ही अपने मुंह से बताओ। तो मैं, क्योंकि मुझे पता था मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, तो आखिरकार एक दिन ना एक दिन तो सच्चाई को सामने आना ही था, तो आ ही गया। तो तुम खुद समझ कर, लोग ये भी समझ सकता है कि या तो इस लड़की को मैंने बहला कर, फुसला कर, पैसा दे कर के इनसे बयानबाजी करवाया होगा, सोच भी सकता है। इसीलिए मैंने हर एक चीज़ को परत दर परत आप लोगों के सामने मैंने रखा और रख रही हूँ, बता रही हूँ कि 12 नवंबर को इनसे मेरी चैटिंग पे बात हुई और 13 नवंबर को वो यहाँ पहुँची है। 13 नवंबर को पहुँची है, 13 के शाम को वो पहुँची, तो 14 उसको मैंने रेस्ट करवाया, 15 उसकी पूरी हेल्थ मेंटल कंडीशन वगैरह ठीक तो है कि नहीं, हॉस्पिटल में ले गई, जांच पड़ताल करवाई। उसके बाद में कल एडवोकेट के पास ले गए, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करवाया, उसके बाद में एफआईआर ड्राफ्टिंग करवाई। मैंने अपनी तरफ से ये एफआईआर ड्राफ्ट किया हुआ है। ये एफआईआर ऑलरेडी हमने वहाँ अपने लीगल एडवाइज़र के माध्यम से ईटानगर पुलिस थाना भेजा हुआ है। तो थाना वाले बोल रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन भेजा हुआ एफआईआर जो प्रिंट आउट करके निकाला है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे, हमको ओरिजिनल हार्ड कॉपी चाहिए। तो इसीलिए कल मैं यहाँ से किसी को भेज रही हूँ एफआईआर हार्ड कॉपी दे के, साथ में वो थाना तक पहुँचा देंगे। और मेरी गुजारिश है, अपील है पुलिस डिपार्टमेंट से, आप इसी लड़की के बयान पर आपने मुझे समन भेजा था, समन इशू किया था। आज ये खुद लड़की मेरे पास आकर के बोल रही है, सच्चाई बता रही है, तो आप इसके बयान पर अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये घिनौनी साजिश की है उन पर आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करना है, एक्शन लेना है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बहन जी कहाँ पर है आप, आइए, आप यहाँ मीडिया के सामने आ जाइए और जो सच्चाई है आप विस्तार से लेके जो भी आपके साथ हुआ है वो आप यहाँ मीडिया पे अपनी जुबानी खुद बताइए। जो आपने मुझे बताया बंद कमरे में वो चीज़ अभी आप
मीडिया में बताइए प्लीज़। देखिए इसको मैं आपको लगा देती हूँ। आपको अपना फेस दिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं दिक्कत नहीं। सबको थैंक यू। और जितना मतलब खुद से बना के खाए, खाना ना बनाने खाने के बाद में फिर शाम को चार्ज जाना है बोल के फिर 5 बजे चार्ज गए तो वहाँ में चार्ज में देखा तो पूरा हम लोग का अरुणाचल का आदमी जो ऐसी टीम का साथ में वो आंटी अंकल सबको सपोर्ट था, वो लोग सब मेरा पीछे में बैठते तो हम डर लगे ये लोग तो पक्का हमको पकड़ने है, हम भागना है बोल के। तो वो शांति जो बोले तुम भागो, तुम भाग नहीं तो तुमको यहाँ में पकड़ के ले जाएगा। हमको ऐसे बोला, ऐसे हो कि हम लोगों का चाबी को लेकर फटाफट मास्क पहन के बाल को ऐसे नमक के हम अंदर चला गए। हम वहाँ में जहाँ 1 घंटा 2 घंटा प्रे किए कि ऐसा हम ऐसा क्यों किया ना। सब बोल रहे हैं मीडिया को नजर नहीं मिल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा कैमरा में देख के बता दीजिए। हमको पेश करने नहीं आता। ऐसे होने का बाद में फास्टिंग उस्टिंग बैठने का बाद में और ये चाट में वो करने का तब प्रार्थना अपना करके देता है तो करने का तो को शांति दी गए तो को शांति हमको फिर बोला है कि तुम अभी एक वीडियो बनाओ कि तो को सीता घर में मतलब खुद मतलब सुसाइड करके फांसी ला के मरेगा। आप लोग ये मेरा ये मतलब बात को हमको सपोर्ट नहीं देगा, आप सीता को सपोर्ट दे रहा, आप सही सच को मालूम नहीं हो कि आप किसी को सपोर्ट दे रहा हो कि हम ये वो या वो बात को तो को शांति पे ऐसे बोला। हम शांति को बोला हम अभी नहीं करेगा फास्टिंग ईश्वर का घर में एटलीस्ट दिल साफ होके देखना है, दिल सच्चा दिल होके आना। हम लोग ईश्वर का घर में क्या किया है, कुछ पाप किए बोल के तो आए ना हम लोग ऐसा बोल के होगा बोल के फिर 3 दिन कंटिन्यूस मतलब कुछ नहीं खाए पिए फास्टिंग में तकलीफ गुटका भी बीमर तो बहुत खाते बीमर खाने मन था। ऑलरेडी हम 2 दिन तो बीमर लेके रखा है, चक्कर आने से भी हो जाएगा कि बीमर ऑलरेडी हम 2 पैकेट खा के प्रार्थना नहीं की 1 घंटा तक प्रार्थना करके हम छाप नहीं करके छाप कप में बैठते हैं। तो ठीक 12 बजे हम लोग का खाना मतलब लंच का समय खाना ना खाना है बोल के हम लोग शांति हम लोग साथ में खाना ना खाने के लिए एक पास्ता का घर में खाना ना खा के उसी समय हमको वीडियो बना बोला। हम वीडियो बना दिया, हम तो बोल दिया मास्क पहन के मेरा चेहरा नहीं देखना बोल के मास्क जो स्पोर्टिंग पहन के हम खींचे हमको ऐसे ऐसे करना है ऐसे वो लोग जैसे बोलते कि हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं क्यों वो लोग हमको जीना हराम कर दिया। मेरा फ़ोन तक हमको पकड़ने नहीं, हम टाइम पास गेम खेलेगा बोल के भी हमको पकड़ने नहीं देते। और जब हम थोड़ा वॉशरूम जाएगा बोलने से भी वो मेरा पीछे पीछे आता है कि ये लड़की का ठिकाना नहीं है, भाग भी सकता है हमको ऐसा लगता को सकते। तो ऐसा ऐसा पास ऐसे वो करने का बाद में वीडियो बना के हमको फिर ये नागालैंड में उसका तो वो शांति का एक फ्रेंड है, उसका पति भी फौजी है 2 स्टार है और उसका मिसेस को बोला कि मेरा बहन का दिन बेटा ये कुछ ईटानगर में और हमको ऐसे बोला उसका बहन मेरा बहन का पति जो ना उसको ढूंढ रहे मारपीट करेगा बोल के ऐसे ढूंढ रहे। 1 महीना ऐसा बेटा वो दीदी भी होगा वो भी एक लड़की हम भी एक लड़की में हम लोग शेयर नहीं करेंगे कौन समझेगा। लड़का लोग तो ऐसे होता है बोल के उसको ऐसे बिहार के मतलब बोल के रखा है ऑलरेडी। तो फिर शाम को आपको अच्छे से पूछे दीदी जो बेन सही है कि आपका पति आपको ऐसे मारेगा ढूंढने बोला। हम सही से बता दिए नहीं दीदी ऐसे नहीं है, हम लोग का एक दीदी है दीदी मतलब वो दीदी को हम ऐसे ऐसे केस दे दिया ऐसे ऐसे बोल दिया तो अभी वहाँ का ऐसी स्थिति में लोग हमको पूरा ढूंढ रहे मेरा रिलेटिव भी सब ढूंढ रहे ऐसे ऐसे होके हम चुपके देखने के लिए आए हैं। आया कल को हम फंसने से हम यहाँ में फंसने से क्या होगा बोले नहीं आप लोग नहीं फंसेगा, पुलिस यहाँ तक नहीं आएगा और पुलिस आएगा बोलने से भी आप लोग से ले और पुलिस लोग आ गया बोलने से भी हमको फिर कोयमा में रखेगा और ऑलरेडी लोग पर फिक्स करके रखा है सबको मीटिंग करके रखा है हमको ऐसे करने होगा। जैसे मेरा मामी कॉल करे पापा कॉल करे मेरा भैया कॉल करे तो हम मामी को अब रो के बोला है मामी हम गलत नहीं है मेरा साथ दो तो को शीतल गलती है बोले हम आपका बात थोड़ा से भरोसा नहीं आप मेरा खुद का बेटी होके भी आपका बात हम भरोसा नहीं करेगा। जो शीतल कर रहे वो सही कर रहे जो वो जैसा जा रहा है हम लोग भी उसका सपोर्ट नहीं मानता है कि तुम इतना तक आके मीडिया में आके हम लोग कैसे भरोसा जाएगा। मेरा भी इज्जत नहीं पापा का भी इज्जत नहीं सबका इज्जत खत्म हो गया ओके। हम मामी को रो के बोला तो फिर मामी जो हमको बोला हम जेल खा के मर जाएगा आपका पापा को भी जेल खिला के मर जाएगा आपका एक ही लोता बेटा है उसको भी जेल खिला के मरा। उसमें हम रो गया था तो वो शांति जो बोला है तब तुम क्यों रोते हैं दिल बड़ा होने आप सही बोल रहे आप सही का साथ देने का जगह में आप क्यों आप मतलब आपसे इतना बेग रहा हो जाएगा शांति आप उसमें भी शांति हम थोड़ा आर्गुमेंट हो गए। हम बोला तो शांति भाभी आप ऐसा बात मत करो आप लोग तो बच्चा पैदा करके आप लोग हर जगह में रह सकते हम ऐसा रख नहीं सकते। मेरा खुद का भूख से हम मेरा बेटा को पैदा किया उसको हम जहर खिला के वो मर गया बोलने से हम कैसे बेचेगा आप लोग बेच सकते हम नहीं सकते बोल के हम रो के बोला
होगा अगर तुम शांति बैठो हम ऐसे मजाक किए ना बाहर में ले लो तुम किसलिए गुस्सा करते हैं बोलते और जो हमको बात मत करो बोलते हम बाहर में जाके शिकार डाल के आए तो डालेगा फिर तो को शांति जो यापा को खोल के क्या करेगा ना ये जूली बहन को पूरा मीडिया में अभी ये मुगल वो करके या में आएगा बोल रहे दिमाग पे क्या करेगा बोले वो तो वहाँ से बोल दिया जुनू को बोलो कि उसका माँ पिताजी किसी से रिलेटिव से किसी से कॉल नहीं करना और अननोन कॉल आने से भी रिसीव नहीं करना है फ़ोन को स्विच ऑफ करो स्विच ऑफ रखो बोर होने से भी चलेगा आप उसका साथ टाइम पास हम इतना दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ और ऑन करने से भी वही मेरा फैमिली का फ़ोन आता है मैसेज आता है बेटा भी मैसेज करता है आप क्यों ऐसे किया आप इतना घर वापस आ जाओ हम लोग साथ देगा जितना भाई मेरा साथ देगा तो मेरा बेटा भी मैसेज करता है बेटा भी तरफ पड़ा है मैसेज करता है तो ऐसे होने के बाद में फर्स्ट में भी वही यहाँ लोग की तरफ से हम ऐसी हुआ कि कल को अभी हम तो नाम ले लिया कि ये मीना बागंग है ना और मीना बागंग और हम एक बार बोलेगा मीना बागंग बोला है कि हम ढूंढ के हम ढूंढ के नहीं आए मीना बागंग खुद ढूंढ के आया है और टोको शांति बोलने से टोको शांति को कसम माँ कसम लाइफ में हम कभी भी नहीं देखा है टोको शांति को और ये टोको यापा को हम देखा है छोटा में देखा है जब हम क्लास 7 में होते समय रिवर चास में देखा था जब ये क्रिसमस का समय में ऐसे में था कि जब दोनों शादी करते जब बाप के शादी किए उसमें एक बार सिर्फ देखा लाइफ में हम किसी को भी देखा नहीं और हमको पता भी नहीं कि बीजेपी कांग्रेस में ऐसे हो रहे वो है ना हमको फर्क नहीं हम आज तो वोटिंग भी नहीं मारे किसी को भी कल को हम नहीं चाहते कि मतलब मेरा वजह से और कोई लड़की दोबारा करो ना और मेरा अगर भरोसा नहीं है तो मेरा ऑलरेडी फ्रेंड भी है उसको भी हम कॉन्टेक्ट करें वो भी सही बात बताएगा जैसा हम बोल रहे हैं तो ऐसा हो तो उस दिन फिर मेरा भैया को बोला है कि मीना बागन जो बोला है कि आपका बहन जहाँ में भी होगा हम लोग का बारी एक खिलाफ बोलेगा वहाँ में देख माना कर देगा ना क्योंकि ऑलरेडी वो लड़का लगा के रखा अपना बंजा पूरा ऑलरेडी सेपा लड़का है और गंगा से भी 1-2 लड़का है ये मीना बागन का ताचिन में और कल को हम कुछ हो जाने से भी या आप लोग का तरफ होने से या मेरा फैमिली से तरफ होने से भी वो लोग ही रिस्क लेना पड़ेगा बिना भागना और हम उस दिन ही मरना था पासिला हम उस दिन मर जाना था तो हम मेरा भैया लोग बोला तुम क्यों मरेगा तुम गलती नहीं है तुम सही बात को करके तुम मरो या जो आपका ऊपर में है लेकिन शीतल दीदी को प्लीज़ हम माफ़ करना चाहते हैं कि मैं जो ये वर्ड बोला ना उसके लिए हमको माफ़ कर दो और जितना मेरा अरुणाचल का अम्मा बाबा मम्मी लोग आंटी लोग मेरा जितना मेरा रिलेटिव है भाई भी हम सब लोग से माफ़ मांगते हैं कि मैं ऐसा और दोबारा कभी भी नहीं होगा माफ़ कर दो अपना बहन समझ के या बेटी समझ के हो गया थोड़ा सा प्लीज पेशेंस थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट टाइम बोल रहा है ना मीडिया में वो भी खुद ही बोला है वो बेनकाब बात करेगी कोई नकाब का जरूरत नहीं है बोला था हमने पूछा भी था क्योंकि अगर आप सच्चाई बोलने जा रही है तो आपको नकाब ओढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना तो दूसरी बात जूली बहन आप ऑफिशियली बता दीजिए आपका नाम हम लोग तो पहले से आपको जूली बहन बोल के जानता है इसको थोड़ा देख लीजिए मैं थोड़ा सा ये जूली बहन को मैं कैसे पहचानती थी वो बताना ज़रूरी है ना वो मैं थोड़ा बता देती हूँ ये अबोतानी कॉलोनी में मेरा छोटा सा एक हम लोग का एक बेम्बू का लोकल कच्चा घर होता है और 6 रूम वाला रेंट रूम बना के रखा था मेरा मम्मी ने ना वो रेंट मम्मी उठाती है मम्मी खाती है तो थोड़ा बहुत महीना का मतलब एक रूम का फर रूम का 2500 करके एक ही सिंगल रूम छोटा छोटा रूम तो 6 रूम थी उस 6 रूम में मैं रेंट कलेक्ट करने जब गई तब वहाँ फर्स्ट टाइम जूली बहन से मेरा एनकाउंटर हुआ ये ऑलरेडी वहाँ पर वो रेंटेड थी तो इनके जैसे और भी कई सारे लोग अलग अलग सिंगल रूम थे तो सिंगल लड़कियाँ रूम पे रेंटेड रहती थी तो मैं रूम रेंट कलेक्ट करने गई तो पहले दिन इन्होंने मुझे आता बोला हम लोग का भाषा में निशी भाषा में आता मतलब दीदी तो इन्होंने मुझे फर्स्ट वर्ड बोला कि आता मैं भी 02 का हूँ आपका बहन हूँ तो मैंने बोला अरे 02 का तुम क्या लड़की है बोला तो वो मतलब इनका जो है कि इनकी मदर जो है वो आसाम की है फादर जो है कि हमारे अरुणाचल के तो इस बीच में ये टाइटल बोलने में थोड़ा आता आप तो को है ना तो हम लोग तो को जोरम तनिया ऐसे भाई बहन होता होगा ना तो मैंने कहा ना हाँ अगर तुम जोरम लड़की होने से तो मेरा बहन होगा क्योंकि हम लोग तो को जोरम तो डायरेक्ट इमीडिएट फैमिली है तो तुम अरे हम लोग तो डायरेक्ट मेरा ये जो नेचर है डायरेक्ट सीधा सीधी है अरे हम लोग तो को जोरम लोग राजपूत है हाँ तुम मेरा इतना बड़ा खानदान का लड़की यहाँ क्या करके घूम रहे हो बोले नहीं आता हम बहुत तकलीफ है मेरा 2 बच्चा है और डाइवोर्सी है 2 बच्चा है डाइवोर्सी है और हम खुद मेहनत करके बच्चा दोनों का लाइफ को हम एक सिंगल मदर है खिलाता है पिलाता है तो तेरे पेरेंट्स कहाँ है बोला पेरेंट्स वो हायर सेकेंडरी का सामने कहा सेक्रेटरीट का सामने ना हायर सेकेंडरी ऐसा कुछ बोली थी तो उसके बाद हम चले गए तो रहते थे वो लोग वहाँ पे बाद में कुछ वो
2016 में आई थिंक आपको मैं वहाँ रेंट रूम में मिला था। हाँ 16 में। तो जब 17 में मैं मुंबई पर थी तो इनका एक बार मुझे कॉल आता है कि आते आप मुंबई में है ना, मुंबई तो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस लोग का जगह है ना, हम लोग बहुत मुंबई देखने मन है, मेरा एक दोस्त हम दोनों आएगा होगा। तो हम बोले धत आप कैसे आ पाएगा इतना दूर से ना, अरुणाचल से कभी बाहर निकला नहीं, आप मुंबई कैसे आ पाएगा, नहीं सकेगा छोड़ो। बोले नहीं आते, मेरा दोस्त हम दोनों आएगा। क्या से आएगा? बोले ट्रेन से आएगा। तो आप आ पाएगा? बोले हाँ। बोले तो हम बोले देख लो, बस देख लो, दैट वाज द माई वर्ड। उसके बाद में मैं भूल गई, मेरा मिस्टर नवम तागम जी को यहाँ डेंगू हुआ था दिल्ली में, यही सुखमनी हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज एडमिटेड थे। मैं तागम जी को यहाँ से डिस्चार्ज करा के फ्लाइट में उसको चक्कर लगेगा बोल के राजधानी एक्सप्रेस से मैं मुंबई लेकर गई। जैसे ही तागम हम दोनों मुंबई लैंड करके एक रात सोते तो नेक्स्ट डे इनका मुझे फ़ोन आता है, बोलते हैं कि आता हम लोग मुंबई पहुँचने वाले हैं ट्रेन में। जब इनका मुझे फ़ोन आया था तब मैं ऑलरेडी यहाँ दिल्ली पर थी, वहाँ पर भी नहीं थी। तो मैंने कहा अरे अच्छा। फिर मैंने मिस्टर को, हस्बैंड जी को बोला कि चलिए तब तो वो लोग सचमुच आ रहा है क्या। तो हम लोग ट्रेन स्टेशन गए इनको पिकअप करने के लिए, रिसीव करने। देखे तो इनके साथ में एक और इनकी फ्रेंड थी। लेटर ऑन पुलिस को जब भी इंक्वायरी करना होगा, कुछ भी करना होगा, वो फ्रेंड को भी मैं विटनेस के रूप में उनको भी मैं बुलाना चाहूँगी। उसके बाद ये दोनों आए, हमने वहाँ पे एक फ्लैट रेंट में लिया हुआ था, तो उस फ्लैट पे ये लोग आके रुके हैं। उसके 2 दिन रुकने के बाद में एक और लड़की आती है। वो लड़की क्रिस्टीना बामंग जी के घर पे आई थी। एक्चुअली क्रिस्टीना बामंग जी जो थी वो हमारे स्टेट की एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है। वो मुंबई बेस्ड थी, मुंबई में पिछले 4-5 साल पहले से वो रह रही थी। तो उसके घर में आती है एक बहन, हमारा पपुम पमा का है, वो बहन आती है। वो बहन वहाँ पे रुकती है। तो एक बार शाम को डिनर पे क्रिस्टीना जी और वो दोनों आते हैं हमारे घर पे। तो देख के बोलता है कि अरे दीदी आपका घर तो इतना बड़ा है, मतलब स्पेसियस है, हम भी यहाँ बैठेगा, ये बहन लोग का साथ में हम भी बैठे। वो आकर रुकी, उसके बाद वो लोग बैठे। उसके 2-3 दिन बाद उस बहन ने मुझे बोला कि हमारा अरुणाचल से कुछ लेडीज़ यहाँ मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है। तो डॉक्टर के घर में वो लोग रुका हुआ है। दीदी इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं उन लोगों को यहाँ इनवाइट करूँ खाने पे? बोला। मैंने कहा व्हाई नॉट, इतना दूर से अरुणाचल से यहाँ मुंबई में अपना आदमी कोई अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आया हुआ है, वो क्यों डॉक्टर के घर में रुका हुआ है, बुला लो। घर छोटा होने से भी हम लोग फ्लोर पे भी तो बिस्तर डाल के सो सकता है ना, मुंबई जैसा एक्सपेंसिव शहर में। तो मैंने उनको इजाज़त दी, बुलाया। तो पहली बार मेरा उसमें श्रीमती तोकोई अप्पा जी को मैं पहली बार मिली मेरे घर में। बातों में पता चला कि वो तोको में शादी हुई है तनिया लड़की। तो देन मैंने कहा कि तब तो आप तो मेरा भाभी हो। फिर उनका हस्बैंड का नाम मैंने पूछा, तो वो तो मेरा इमीडिएट भाई है, मेरा भैया है। तो आप तो मेरे घर के हो, फर्स्ट टाइम यहाँ मिल रहे हैं विदेश में, मतलब अरुणाचल से मुंबई तो बहुत दूर हो जाता है ना, उस हिसाब से मैंने बोला कि यहाँ मिल रहे। अरे तो हमने दिन में खाना उना खिलाया। उसके बाद शाम को मैं वहाँ अंधेरी वेस्ट में डॉक्टर अजित कदम के घर पे मैं उन लोगों के साथ, मेरा हस्बैंड में, आप लोग गया था साथ में, डॉक्टर का घर में गया था ना, शायद ये लोग भी गए होंगे। तो डॉक्टर के घर में उन 2 लेडीज़ को, तो कोई अप्पा जी के साथ और एक मैडम थी, फ्रेंड थी, तो उन लोग को वहाँ हम लोग पहुँचाने गए। वहाँ जाके घर में जाके देखा तो वहाँ तो ओनली 1 बेडरूम है जहाँ पे डॉक्टर साहब रहते हैं। तो मैंने कहा आप लोग कहाँ सोते हो? तो वो लोग बोले कि हम यहाँ फर्श पर बिस्तर डाल के सोते हैं फ्लोर पे। तो यहाँ फ्लोर पे बिस्तर डालकर सोते हो तो हमारे घर क्यों नहीं आते हो, हमारे घर में रह जाइए। तो बोले नहीं, ये डॉक्टर को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, डॉक्टर के साथ में हम रह करके, मेरा ट्रीटमेंट पहले इन्होंने गड़बड़ किया है, तो अभी हम इसको बिना पेमेंट के दोबारा ट्रीटमेंट करवाने आए हैं। तो वो पता नहीं क्या राइनोप्लास्टी कुछ वगैरह, प्लास्टिक सर्जन थे डॉक्टर जो, तो वो सब करने आए हैं। तो मैंने कहा देख लो, आप लोग अपना सुविधा देख लो, मैं तो कहूँगी कि हमारे घर में आ जाइए, बैठिए। तो वो एक हादसा हुई थी, मतलब हादसा नहीं, वो हुई थी। तो कोई अप्पा जी हमारे घर में आए थे अपने फ्रेंड के साथ, महिला फ्रेंड के साथ, खाना वाना खाया, फिर डॉक्टर के घर तक हमने उनको ड्रॉप किया, बाद में हम वापस आ गए। बाद में ये जूली बहन, सोनिया बहन और जेलिना था ना, 3 बहन कुछ हफ्ता 10 दिन हमारे घर रुक के फिर चले गए वो लोग।
उसके बाद से लेकर आज तक हम मिले भी नहीं, बात भी नहीं हुई। जब उस दिन मीडिया में निकली ये APN Live 24 में मुंबई बोलने लगी, बेंगलोर बोलने लगी, तो मेरा दिमाग, क्योंकि इतना पुराना बात 2017 की बात थी, हम लोग दिन में इतना सब कुछ हो जाता है कि परसों क्या खाया था वो भी भूल जाता है। तो 2017 का बात ये लोग निकाल रहे, क्या आखिर बोलना क्या चाहता है, मैं भी ये सोच में पड़ गई। बाद में सुना तो कह रही कि मैं इसको लेकर के वहाँ देह व्यापार के लिए लेकर गई। मैं बार बार क्लियर इसलिए कर रही हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मेरा ईश्वर, संसार में अगर कोई भी मेरा साथ ना हो तो मेरा ईश्वर साक्षी है। मैं ईश्वर के अलावा और क्या बोल सकती हूँ। और जो बात बोल रही है कि 8,000 में, आपको 8,000 में मैंने कौन सा लड़का का साथ सोने के लिए बोला? आपको 2,000 दे के 6,000 में रख के कौन सा लड़का का साथ सोने के लिए बोला? और आपका साथ और एक लड़की कौन था? और कौन सा जगह में ले गया, कौन सा होटल में ले गया, और वो कस्टमर कौन था? काइंडली अगर ऐसा हुआ है तो वो भी आप डिटेल्स में बता दीजिए, क्योंकि मैं अपने आप पर पूरा भरोसा करके बोलती हूँ कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी मेरे से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ज़रूर मैं मुंबई में अपने मेडिकल के चलते, हेल्थ की प्रॉब्लम थी तो मैं वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह, मुंबई शहर इतना महंगा है कि पर नाइट 7,000-8,000 से कम तो होटल मिलता नहीं। तो उससे अच्छा आप 20-25 हज़ार का एक रूम रेंट ले लो, तो 4-6 महीना, 3-4 महीना आप बैठ के अपना इलाज करवा सकते हो। तो अकॉर्डिंगली मैं मुंबई में एक फ्लैट लेकर रुकी हुई थी। इन बिटवीन ये लोग आए थे घूमने के लिए, तो उसको अभी एक अच्छा स्टोरी बना दिया कि मैंने सेक्स रैकेट के चलते इन लोगों को। आप अपनी फ्रेंड को भी बुलाइए जो साथ में आई थी, सोनिया बहन ना, उनको भी बुलाइए, उनसे भी पूछिए, मीडिया में ऑफिशियल स्टेटमेंट देने दीजिए कि दीदी ने कभी आप दोनों को मिसयूज किया नहीं किया। ये आप जब बात कर रही थी, अभी भी यहाँ पे कमेंट्स आ रहे, लोग कह रहे कि आप कैमरे पे फेस नहीं करके बात करें, इसका मतलब आप झूठ बोल रही हो। तो क्योंकि पहले भी आप रॉन्ग स्टेटमेंट दे चुकी हो ना, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट दे चुकी तो लोगों को क्या है कि आप पर भरोसा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे कि यहाँ लिख रहे हैं उनका दिया हुआ पैसा खत्म हो गया होगा, तो अभी आप पार्टी चेंज करके मुझसे पैसा लेने के लिए ये सब बोल रही हो। क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए ताकि लोगों को सुनाई दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सही है सही का साथ देगा कि हम खुद से, हम शीतल दीदी को हमको ये ट्रेनिंग कुछ भेजा है, हम है भी भेजा है। लास्ट में इसने हाँ बोल के ऐसे कुछ भेजा होगा, बोर्ड में होगा, वहाँ से हम दोनों बातचीत करके हम जो सही बताएगा बोल के हम इसको सही बता दिए। और नंबर भी नहीं मांगा, हम खुद नंबर मांगा। एक सवाल है, आप जवाब दीजिएगा सीधा सीधी। तो शीतल को बदनाम करने के लिए कितने पैसे में डील हुई और कितने पैसे आपको मिल गए? 5 लाख में। कितने पैसे मिले? ओनली 1 लाख, 1 लाख से मिला। अच्छा, फिर क्या बोला? फिर बोला है कि आप शीतल दीदी को एगेंस्ट ऐसे डालो ना, डालते रहो कि अब ये सब पूरा ये जितना हो सके उसका बात ऊपर खत्म हो जाएगा, आपका ये चालू करेंगे, एक बार आपका हाथ में आ जाएगा। हमने हाँ बोल दिया, चलो तब तो इतना तो ऑफर दे रहा, तो मैं कर दिया। आप कह रही हैं कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है इनको बदनाम करने के लिए कहा गया है, तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे? जी मैं करना चाहती हूँ, जरूर करना चाहती हूँ। वो सच्चा दिल का बात मैं बोलना चाहते हैं कि ना, हाँ वो लोग खिलाफ नहीं, शीतल जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पूरी एक महिला की आबरू का सवाल है। देखिए, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला है, इंसान की हत्या जो है पुराने दिनों में तलवार काट कर, गोली मार कर या चूरा बोप कर की जाती थी। आज के डेट में अगर आपको किसी को जीते जी बिना खून बहाए मारना हो ना, तो आप उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, उसको खुलेआम सड़क पे निर्वस्त्र कर दो। आपके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप ऐसे गंदे जाल बुन के, मुझे तो लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा ना, ये तो काइंड ऑफ ए मर्डर, मेरा जिंदगी का मर्डर किया है, मुझे सोशली मर्डर किया है, मेरा स्टेटस का पूरा मतलब क्या कहते हैं उसको दहन कर दिया है। तो अब मैं तो अपनी तरफ से, ये बहन जी कितना अपने स्टेटमेंट में टिकेगी नहीं टिकेगी ये तो समय ही बताएगी, लेकिन इसके स्टेटमेंट के आधार पे मैं उन तीनों औरतों के अगेंस्ट में ये एफआईआर में लॉन्च कर रही हूँ, षड्यंत्र रचने के चार्जेस में, क्योंकि इस तरह की गंदी षड्यंत्र, गंदी राजनीति। और साथ ही साथ आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब मेरे खिलाफ कोई एफआईआर आता है तो आप लोग सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हो, स्टेप लेते हो, और जब मैं कोई एफआईआर या मेरे तरफ से मेरे चाहने वाले, मेरे समर्थक आपके पुलिस स्टेशन में कितने कॉपीज एफआईआर पड़े हुए होंगे,
जिस पर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हो? ये क्या है? आज मैं खुद मेरे नाम से मैं एफआईआर देने जा रही हूँ और ये शायद उन्होंने अपने नाम से एफआईआर बनाया है। ये आप क्यों नहीं बता रही हो मैडम जी? आप बता दीजिए ताकि ये भी बाद में लोगों को ना लगे कि तो को शीतल के प्रेशर में आपने किया है। आप खुद कर रही हो कि कौन करवा रहा है, वो भी क्लियर कर दीजिए। हम खुद कर रहे थे, ये है मैं बना लिया ना, ईटानगर में मैं भेज दे उसके साथ में। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। जब इस लड़की ने मेरे अगेंस्ट में एफआईआर आपको डाला तो आपने तुरंत एक्शन लिया और मुझे समन इशू कर दिया। अब यही लड़की अगर पुलिस स्टेशन दोबारा वापस जा करके अपना स्टेटमेंट चेंज करती है तो वो स्टेटमेंट आप लोग रिकॉर्ड नहीं करते हो, इन राइटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हो। और ये पैसा भी सरेंडर कर रही थी 1 लाख रुपीस, तो वो भी आप मना कर रहे हो कि पैसा आप ही रखो, खर्चा करो, वापस देने की जरूरत नहीं। ये मतलब किस तरीके का होम डिपार्टमेंट में मतलब कैसा चाल चलन है स्टेट गवर्नमेंट का, मुझे समझ में नहीं आता है। पुलिस डिपार्टमेंट किसके लिए होता है? हर एक नागरिक के लिए होता है। ये किस तरीके का मतलब तानाशाही एक सरकार है। चाहे जितना भी मैं सही क्यों ना हो, हमारा एएसी जितना भी सही क्यों ना हो, हमेशा हमारे विरुद्ध में जो भी कोई बोलेगा उसके लिए आप मतलब तुरंत एक्शन लोगे, लेकिन हमारे तरफ से जब कोई बोलना चाहेगा तो आप एक्शन नहीं लेते हो। कितने ऐसे एफआईआर पड़े हुए आपके टेबल में। अब सबसे बड़ा सवाल का मुद्दा ये है कि जब कि ये बहन जी आकर के सार्वजनिक रूप से अपनी सच्चाई अपने जुबान बयां कर चुकी है, उसके बाद ये एफआईआर डाल रही है और मैं एफआईआर डाल रही हूँ, तो हमारे एफआईआर पे आप काम करते हो कि नहीं करते हो? ये पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर पुलिस हमारी काम नहीं करेंगे तो हम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे तो हम आपसी लड़ाई पे उतारू होंगे, तो राज्य की स्थिति क्या हो सकती है ज़रा आप लोग कल्पना करके बताइए। तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कौन थे उस समय के डीएसपी या क्या डीएसपी बोल रहे हो आप? कौन है ईटानगर के डीएसपी जिन्होंने इनका मिस तैया जूनू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको आपने इन राइटिंग में नहीं लिया, इसको उसके बाद इसका सिग्नेचर नहीं लिया। इन्होंने वहां पे खुल के बताया था, बोला है कि इनका षड्यंत्र कैसे रचाया गया, पैसा दिया गया। ये बहुत दिन पहले की बात है, ये आप मुझे यहाँ दिल्ली पहुंचकर आज ये बता रही है। तो मैं इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ आप लोग न्यूट्रल रहिए और समाज के हर लेवल के क्षेत्र के लिए मैं कहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से ज़रूर आप लोग एफआईआर मैं खुद दे रही हूँ ताकि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैंने कहाँ पर ब्रोटेल चलाई है, मैंने कहाँ पर सेक्स का अड्डा खोला है, कम से कम निष्पक्ष जांच कीजिए और पूरे तथ्य के साथ सबूत लेकर आए। यहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी के कुछ कॉरपोरेटर कह रहे हैं कि मुंबई से पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर लिया है शीतल के अगेंस्ट में। तो मैं तो हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका, प्लीज़ मुझे वो सबूत दिखाइए। जब मैंने अगर ऐसा कुछ किया है तो ही सबूत होगा, अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो सबूत आप कैसे पैदा करोगे? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने की होती, मैं मीडिया में हर एक चीज़ को खुलेआम रखती हूँ। मेरी पहली शादी टूटी है, ये मेरी दूसरी शादी है, मैं इतने साल में अकेली रही, सब कुछ मैं नहीं छिपाती हूँ, मैं बोलती हूँ। जब मेरी पहली शादी टूटी और मेरे दूसरे शादी में बहुत गैपिंग है, उस बीच में कई रिश्ते का ऑफर भी मुझे आए होंगे, ये भी मैं नहीं छुपाती हूँ। जब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर मैंने कभी ज़िंदगी में भूखमरी के चलते हैं, सेक्स बिजनेस कौन करता है? दुनिया का सबसे मजबूर इंसान। एक औरत के पास में उसके पास क्या होता है? एक शरीर ही होता है। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता है तब वो औरत जाकर के अपना शरीर का सौदा करके खाती है। तो मेरे पास में मेरे भगवान के आशीर्वाद से मैं अच्छी घर की बेटी हूँ। मेरे पिताजी जो थे स्वर्गवासी पिताजी, उनका एक अच्छा रेपो है समाज में। आज भी हम खानदानी लोग हैं और मेरी जो पहली शादी जहाँ हुई थी टूटी, वो भी खानदानी लोग थे और अब जहाँ मेरी शादी हुई है ये भी खानदानी लोग हैं। और मेरी अपनी मदर वो अपने जीवन के लिए वो नौकरी करती है, मेरे जो फोस्टर फादर हैं वो काम करते हैं, मेरे मामा वगैरह सब खाते पीते खानदान से हैं। तो मुझे वो नौबत क्यों आएगी कि मैं अपना शरीर बेचूंगी या किसी और का शरीर बेचूंगी? अगर इतनी मजबूरी के दिन आए होते तो शायद कोई लड़की, अगर आज हम नहीं कर रहे वो बात अलग है, लेकिन हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कई महिलाएं हैं जो मजबूरी में अपना देह व्यापार करते हैं, शरीर बेचते हैं। उनको हम क्या इज्जत नहीं करते हैं?
वो उनकी मजबूरी है, उनका व्यवसाय है। मोची जूता सिलता है, दर्जी कपड़ा सिलता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, वकील वकालत करता है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन करता है। हर एक चीज़ का, हर एक प्रोफेशन का अपना प्रोफेशनल होता है, अपना प्रोफेशन होता है। मैंने आज तक कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई है, लेकिन मैं ज़रूर इस देह व्यापार के अगेंस्ट में हूँ हमेशा। यहाँ तक कि संजीव जी, आप ज़रा पीछे जाइएगा, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाइएगा, मैंने ये जो रेप वगैरह सेक्स एलिगेशंस के ऊपर भी मैंने कई सारे मुद्दों पर बात किया है। यहाँ AAC में नहीं आने से पहले मैं हमेशा स्टेट में इन सब मुद्दों पर मैं चर्चा करती आ रही हूँ। और मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ों को, मैंने कभी भी इमोरल चीज़ों को मैंने बढ़ावा देने के लिए कभी भी एनकरेज नहीं किया। ऑल द टाइम मैंने डिस्करेज किया है। और मेरे पास मेरे 3 बच्चे हैं, अभी मेरा हस्बैंड है, मेरा घर परिवार है, मेरा खानदानी परिवार है, मेरा भाई भैया सब इज्जतदार वाला है। मुझे आज तक तो कभी खुद को बेचने की नौबत आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आई है। इतना तो आप लोग याद रखिए। मैं समाज के लिए सोचती हूँ, अपने लिए सोचती हूँ, अपने परिवार के लिए सोचती हूँ। मुझे लेकर के इसमें सबसे बड़ा बात इन्होंने, मैडम जी आपने मुझे जो बताया था, आपने यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोला, बोलते बोलते मुझे याद आ गया। इन्होंने मुझसे ये बोला कि जब इनको वो 3 महिलाएं लेकर के एक महिला के घर में इनको कन्फाइन करके रखा, रूम के अंदर इनको बंद करके रख के रूम के बाहर ताला लगा कर जाती थी, तो ये बोर होकर पीछे से फ़ोन करती थी। तो वो महिला, जब आपको आपका शांति भाभी का घर में बंद करके रखा, आपने फ़ोन किया तो उसने आपको क्या बताया, ये बताइए आप। वो लोग बोला अभी पेमा खानू का घर में सीएम का साथ में मीटिंग चल रहा है, बोला मीटिंग चल रहा है। इसके घर में पेमा कांड होता है, सीएम के घर में। जी, हम लोगों का ठीक है, वो बोला बाद में कॉल करेंगे ना, अभी हम लिया सर फोन कर दिया। हाँ, ये बात क्योंकि इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी, तो इसीलिए मैं अभी पूछ रही हूँ ऑन रिकॉर्ड में। क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो जो 3 लेडीज़ थे, इन्होंने इसको लेके बंद करके रखा, स्टेटमेंट वगैरह दिलवाने के बाद, मीडिया ब्रीफिंग करवाने के बाद इसको लेके उनके घर में बंद करके रखा, फिर ये चले गए। तो इन्होंने जब बोर होकर फ़ोन किया, पूछा, तो वहाँ से जवाब आता है कि हम पेमा खांडू जी के घर में हैं, मीटिंग कर रहा है, तुम रुको, हम बाद में आएंगे। तो ये क्योंकि ये इन्होंने मुझे बताया है, ऑफ कैमरा में बताया था ना आपने मुझे आज सुबह, इसीलिए मैं अभी दोबारा पूछ रही थी ऑन द कैमरा। और बाकी इनकी जुबानी, ये खुद जो भी बोलना, अभी आप अरुणाचल का आदमी से आप हाथ जोड़कर बेटी नील डाउन करके आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप हमसे माफ़ी मांग के फ़ायदा नहीं है। आप अरुणाचल के लोगों का सेंटीमेंट के साथ आप खिलवाड़ किया है, लोगों के विश्वास के साथ आप खिलवाड़। आप मुझे एक शीतल दीदी को बदनाम करने के चक्कर में लाखों लोगों का विश्वास को बदनाम किया है। इसलिए आप काइंडली हाथ जोड़ के अरुणाचल के पब्लिक से आप प्लीज़ माफ़ी मांगिए, प्लीज़। सबको मैं अरुणाचल जितना है, मेरा माँ मम्मी जितना भाई भैया जितना है, जितना ACC टीम है, उसके लिए सबसे मैं माफ़ी मांगता है कि मैं बहुत बड़ा गलती की। मैं खुद को भी अभी एक्सेस है ना, माफ़ कर दो उनको, जितना मेरा भी खुद का रिलेटिव है, मेरा भाई भैया, मेरा माँ पिताजी जितना मेरा है, भाभी हो, जो भी मतलब जो भी डिस्टर्ब हो, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ हमको माफ़ कर दो प्लीज़, अपना या बहन समझ के या बेटी समझ के प्लीज़। अगर कल को हम गलत भी हो सकते हैं, तो फिर आप लोग मुझे मार भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सब लोग से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर वापस क्यों नहीं जाती हो? मैं ईटानगर जाएगा बोलने से मेरा भी प्रॉब्लम है ना, कि बोलने से मुझे ऑलरेडी मुझे सब लोग ये मतलब पीछा कर ही रहे, सब लोग मुझे मारेगा, हिलते वो कर रहे, मरा भी सकते हैं। जान का डर है आपको? मेरा जान का खतरा है, और मैं अभी जाएगा बोलने से मैं अभी भी जा सकता, लेकिन मेरा भी ज़िंदगी है ना, मुझे भी जीना है। मैं सही बात को बोल के हम मरने से मर। आपको पुलिस सुरक्षा चाहिए? चाहिए, मुझे जरूरत चाहिए मुझे, मैं मुझे चाहिए पुलिस से हमको हेल्प चाहिए। दीदी आप इनका सिक्योरिटी के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली आप लोग, पहले इनके नाम से जो FIR मेरे अगेंस्ट आई थी वो आपने एंटरटेन किया ना, तो अब ये जब सच्ची बात बोल रही है, सच्चा FIR दे रही है, तो अब की बार भी आप लोग इनका FIR पे आप लोग एंटरटेन कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा। और जो वो 3 महिलाएं हैं जिनके अगेंस्ट में ये FIR लिख रही है, उनको जल्दी, उनके ऊपर जल्दी से जल्द कानूनी कार्रवाई कीजिए और उनको बुलाइए, पूछताछ कीजिए, और वो किस तरीके का केस प्राइमा फेसी इस्टेब्लिश करता है अकॉर्डिंगली। अगर मेरा कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया, अगर ऐसा कुछ भी सब्सटेंस मिलता है, देन आई एम ऑलवेज देयर टू कोऑपरेट विथ यू। मैं ज़रूर कोऑपरेट करूँगी। मेरे अगेंस्ट में कुछ भी अगर आप लोगों को मिला, और अगर मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिला, तो मैं इतना ज़रूर मैं विनती करना चाहूँगी कि मेरे दामन पर जो दाग लगाने की कोशिश की गई है,
उस दाग को धुलवाने में आप लोग ज़रूर मदद कीजिएगा, ज़रूर साथ दीजिएगा। नहीं तो मैं अरुणाचल में मैं इसीलिए आज आपके इस लाइव वीडियो के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे एफआईआर पे एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो आप हमें लिख कर दे दीजिए कि हम एक्शन नहीं लेंगे, आप लोग आपस में जो करना है कर लो। फिर उस 3 लेडीज़ को आपस में हम लोकल अपना आबोतानी का नियम से, निशी का नियम से हम पेश करेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलना कि तोको शीतल ने कानून को अपने हाथ में उठाया है। ये मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को क्लियर बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मैं लॉ के हिसाब से चलना चाहती हूँ। अगर लॉ मेरा सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हम अपना ट्रेडिशनल वे में आएंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगा। ये बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये मजाक बात नहीं है। आप राजनीति कीजिए, क्या बीजेपी में आप तीनों के अलावा और कोई महिला लीडर नहीं है? इतने सारे बीजेपी पार्टी में स्टेट यूनिट में महिला लीडर है, उन लोगों ने तो ये गंदगी नहीं फैलाई ना, उन लोगों ने तो ये गंदा काम। अब इस लड़की के बयान पर आप सुनिए, इस लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर ये कह रही कि ये औरतें मुझे कहीं नहीं लगता कि पेमा खांडू इतना घटिया गिरा हुआ काम कर सकता है, क्योंकि पेमा खांडू के पास काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पेमा खांडू को क्या पड़ी हुई कि एक मामूली सी तोको शीतल के अगेंस्ट में इतना गंदा साजिश हुआ रचे। पेमा खांडू जी, मैं आपसे कहती हूँ, आपका नाम यहाँ घसीटा जा रहा है, आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो कि नहीं हो, इसकी पूरी जांच पड़ताल करने दीजिए और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इल्जाम है। एक मामूली लाचार महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाने के लिए यहाँ आपका नाम घसीटा जा रहा है। ये लड़की बता रही है कि ये जो 3 लेडीज है जिन्होंने इसको ये काम करने के लिए उकसाया है, 5 लाख का लालच दिया है, वो 3 लेडीज इसको बताते हैं ओवर फोन कि हम पेमा खांडू के घर में है, मीटिंग में है। और इन्होंने मुझे यहाँ तक बताया कि जब वो लोग वापस आते थे इतने बैग भर भर के पैसे लाते थे। ये तो अभी आपने बताया ही नहीं। तो वो पैसे कहाँ से लाते थे? पेमा खांडू जी क्या आप देते थे ना, कहाँ से लाते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग मीडिया पार्टनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को जरूर हमारे देश का जो कानून विभाग का जो मंत्रालय है ना, उन तक पहुँचाइएगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, हमने आज तक, मैं बार बार कहती हूँ, हम पेमा खांडू बाई जी के पर्सनल लाइफ में हम कभी नहीं जाते हैं, हमने कभी उसके पर्सनैलिटी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किया है। वो कितने रुपए का जूता पहनता है मैंने कभी नहीं बोला है, वो कितने रुपए का कोट डालता है नहीं बोला है, वो कितना रुपया का गॉगल्स पहनता है नहीं बोला है, उसके कितने गर्लफ्रेंड से मैंने कमेंट्स नहीं किया है, उसकी कितनी बीवियाँ है मैंने कमेंट्स नहीं किया है, उसके कितने माता है ये भी मैंने कमेंट्स नहीं किया है, क्योंकि उसके निजी जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके पब्लिक लाइफ से मतलब है, और उसका पब्लिक लाइफ, वो हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट पोस्ट में वो बैठे एज ए चीफ मिनिस्टर। तो एज ए चीफ मिनिस्टर स्टेट को कैसे देखभाल करना चाहिए वो सक्षम नहीं है, इसी बात पर मैं अड़ी हुई हूँ। बाकी मैंने उसके पर्सनल लाइफ में कोई अटैक नहीं किया। तो पेमा खांडू को किसने ये हक दिया कि तोको शीतल के पर्सनल लाइफ पे आप अटैक करो? तोको शीतल को इमेज पब्लिकली, उसके इमेज को ख़त्म करो, उसके सोशल स्टेटस को मर्डर कर दो। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? इसीलिए पेमा खांडू जी, आपका नाम यहाँ घसीटा जा रहा है। अगर आपने ये लगाया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं बोलने की, और अगर आपने नहीं लगाया है तो आप प्रूव कीजिए और इन 3 लेडीज़ को कानूनी कार्रवाई करने दीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड अपना काम करने दीजिए, रोक टोक मत कीजिए। आप लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मत दीजिए, किम जोंग उन वाला शासन मत चलाइए हमारे प्रदेश में। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच मीडिया पार्टनर्स, आप लोग आए और आप लोगों के माध्यम से जो सच्चाई थी, मेरे सामने जो सच्चाई प्रकट हुई, वो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने जनता के बीच लाना चाहती थी, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।